आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगने ही वाला है। आज हम बीएड के लिए और डीएलएड के लिए, यानी जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए एक हम नया सेट लेकर के आए हैं। इसमें 5-6 प्रश्न खूब अच्छा है, इसकी आने की पूरी संभावना है। इसलिए इस सेट को 2-3 बार ज़रूर बनाइए, काफ़ी फ़ायदा करेगा। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है, ज्ञान, कौशल एवं प्रवृत्तियों के व्यवहार एवं क्षमताएं किसमें शामिल की जाती है। कहता है ज्ञान, कौशल एवं प्रवृत्तियों के व्यवहार की क्षमताएं, अपना ज्ञान का, कौशल का और प्रवृत्तियों के व्यवहार की क्षमताओं का हम लोग आकलन करने में शामिल करते हैं। किसी चीज़ का आकलन करते हैं तब हम अपने ज्ञान का, कौशल का और व्यवहार की एवं क्षमता का प्रयोग करते हैं। फिर कहता है दूसरा सवाल, दूसरा कहता है, निम्न में से आकलन एवं मूल्यांकन दोनों के उद्देश्य कौन से हैं। आकलन और मूल्यांकन दोनों का होना चाहिए, तो दोनों का हो जाएगा। बच्चों की क्षमता, ये भी सही है। अनुभूति, ये भी सही है। अधिगम का मापन, यानी कितना वो सीखता है उसको मेजरमेंट करना, जांचना, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा है, मूल्यांकन मुख्यतः संबंधित होता है। मूल्यांकन किससे संबंधित होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। एकदम सही है। मूल्यांकन हम लोग इसी के लिए करते हैं। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से मूल्यांकन हम लोग इसी के लिए करते हैं, जिससे कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो। ए तथा बी दोनों से इसका आंसर हो जाएगा। ए तथा बी दोनों से इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर कहता है, कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है। कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है। एक कक्षा में कम से कम कितने छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आए हैं? नहीं। प्रत्येक छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, ये बताता है। अध्यापक के कक्षा शिक्षण में कितना परिवर्तन आया है, ये भी नहीं। कक्षा में न्यूनतम अंक कितने हैं, ये भी नहीं। यानी कि हमें बताता है प्रत्येक छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। न्यूनतम व्यवहार हमें कक्षा का यही बताता है। एकदम इसको याद रखेंगे, बहुत बार ये सीटेट के एग्ज़ाम में सब पूछा है। फिर कहता है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। उद्देश्य प्रमुख अंग, ये भी है। उपकरण, ये भी है। व्यवहार परिवर्तन, ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। छठा कहता है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कहता है कौन सा नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, ये भाग है। शैक्षिक उद्देश्य भाग है। मूल्यांकन भाग है। शिक्षण अनुभव भाग नहीं है। अधिगम अनुभव, ये भाग है। यानी इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। 7वां कहता है, मूल्यांकन के लिए तथ्य किसके द्वारा एकत्र किए जाते हैं। मूल्यांकन के लिए तथ्य किसके द्वारा एकत्र किए जाते हैं। मूल्यांकन के उपकरण द्वारा, न्याय दर्श के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, स्वयं अध्यापक द्वारा। इसमें मूल्यांकन के उपकरण द्वारा हो जाएगा आंसर। मूल्यांकन के उपकरण द्वारा मूल्यांकन के लिए तथ्य एकत्र किए जाते हैं। 8वां कहता है, मूल्यांकन का आउटकम क्या है। मूल्यांकन का आउटकम क्या है। मूल्यांकन जब हम करते हैं, उद्देश्य, इसका आउटकम उद्देश्य नहीं है। उपकरण, ये भी नहीं।
पाठ्यक्रम परिवर्तन ये भी नहीं, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन ही उसका आउटकम का मतलब होता है कि जब हम मूल्यांकन किए, किसी को कुछ सिखाए और फिर हम उसको मूल्यांकन किए तो कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन आया सिखाने से, यही पूछ रहा है। 9वां कहता है मूल्यांकन के उपकरणों का चयन किसके आधार पर किया जाता है? उद्देश्यों के आधार पर, पाठ्यक्रमों के आधार पर, कक्षा के स्तर के आधार पर, पाठ्यचर्या के आधार पर। जिस उद्देश्य के लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारा उपकरण भी होना चाहिए, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर। फिर कहता है 10वां मूल्यांकन के कार्य हैं। मूल्यांकन के कार्य हैं पदस्थापन कार्य, ये है, अनुदेशन कार्य ये भी है, निदात्मक कार्य ये भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 11 कहता है मूल्यांकन का कार्य अनुदेशन कार्य है। मूल्यांकन का अनुदेशन कार्य शिक्षक को उचित प्रविधियों को चुनने का अवसर मिलता है, ये सही बात है। पाठ्यक्रम सुधार में सहायता प्राप्त होती है, ये भी सही बात है। छात्रों को उपयुक्त उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है, ये भी सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12 नंबर कहता है मूल्यांकन के किस कार्य के अंतर्गत छात्रों की अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ तथा बुद्धिमत्ता को पहचानने का अवसर मिलता है? निदानात्मक कार्य के लिए, निदानात्मक कार्य में ये पहचानने का हमको अवसर मिलता है। फिर कहता है मूल्यांकन में व्यवस्थापन के अंतर्गत कौन सा कार्य किए जाते हैं? छात्रों की सही शैक्षिक नीति चुनने में सहायता करना, ये किया जाता है। छात्रों का तुलनात्मक चार्ट बनाया जा सकता है, ये भी किया जाता है। पर्यवेक्षित निरीक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी किया जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है 14 नंबर मूल्यांकन के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं? विकासात्मक कार्य करने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? अध्यापक को आवश्यक फीडबैक देना चाहिए, नहीं। शिक्षण तकनीकी में सुधार का अवसर देना, ये भी नहीं। छात्रों की अवशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी देना, ये है। उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता देना, ये भी नहीं, यानी कि इसका हो जाएगा छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जानकारी देना। एकदम इसको याद करेंगे, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रारंभिक मूल्यांकन द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है? प्रारंभिक मूल्यांकन करते हैं तो क्या नहीं किया जाता है? पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शैक्षिक कार्यक्रम के गुण दोष का मूल्यांकन, छात्रों के सीखने में परेशानियों का मूल्यांकन, शैक्षिक कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण बनाना। पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर कहता है 16 नंबर कहता है निम्न में कौन निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का 3 गो है उपकरण, एगो नहीं है। सत्र परीक्षा मूल्यांकन का है, कक्षा परीक्षा ये भी है, मासिक परीक्षा ये भी है, यानी वार्षिक परीक्षा निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। योगात्मक परीक्षा का मुख्य कार्य क्या नहीं है? योगात्मक परीक्षा का कहता है कि कौन सा मुख्य कार्य नहीं है, यानी कि 3 गो है और एगो नहीं है। योगात्मक परीक्षा का मुख्य कार्य चुनाव है, प्रोन्नति है, प्रमाण पत्र देना है, यानी कि निदानात्मक कार्य इसका कार्य नहीं है। कहता है 18 नंबर योगात्मक परीक्षा के परिणाम किस प्रकार के होंगे?
योगात्मक परीक्षा के परिणाम सदैव सकारात्मक, सदैव नकारात्मक, कभी कभी नकारात्मक कहा नहीं जा सकता, कभी कभी नकारात्मक भी आता है। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। योगात्मक मूल्यांकन सत्र की समाप्ति, जब कोई सत्र समाप्त होने लगता है तब हम उसको जो मूल्यांकन करते हैं उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। पोर्टफोलियो द्वारा किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। 21 कहता है निदानात्मक मूल्यांकन किन कमियों व समस्याओं का निदान करता है? निदानात्मक मूल्यांकन छात्रों को सीखने की समस्या, ये भी सही है। शिक्षण की सिखाने की विधियों में कमी है, जो कमी है उसको निदान करता है। पाठ्यक्रम में कठिनाई स्तर, पाठ्यक्रम में भी कोई दिक्कत है तो निदान, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। 22 कहता है एक कक्षा में शिक्षण करते हुए अध्यापक पाता है कि छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तथा उसकी सीखने की प्रक्रिया रुकी हुई है। अध्यापक उस समस्या का निदान कैसे करेगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है VVI, इसको एकदम ध्यान से इसको बनाइएगा, याद कर लीजिएगा। कहता है कि मनोचिकित्सक की सहायता लेगा, छात्र की निदानात्मक परीक्षा लेगा, पहले छात्र का प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा, छात्र का योगात्मक मूल्यांकन करेगा। इसमें मनोचिकित्सक की सहायता लिया जाएगा। तेईस कहता है निदानात्मक मूल्यांकन के लिए किया जाने वाला साक्षात्कार किस प्रकार का होगा? लघु तथा व्यक्तिगत, छोटा होता है और एक पर्सनल होता है निदानात्मक मूल्यांकन के लिए। उसके बाद 24 नंबर कहता है पदस्थापन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पदस्थापन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कठिनाइयों का मूल्यांकन करना नहीं, पाठ्यचर्या की उपयोगिता का मूल्यांकन करना ये भी नहीं, छात्रों का किसी विशेष कौशल या विशिष्ट क्षेत्र में किए गए अधिगम का मूल्यांकन करना ये होगा, शिक्षा के लक्ष्यों का मूल्यांकन करना ये भी नहीं। पदस्थापन मूल्यांकन में छात्रों का किसी विशेष कौशल या विशिष्ट क्षेत्र में किए गए अधिगम का मूल्यांकन करते हैं, क्या क्षेत्र सीखा है उसी का हम मूल्यांकन करते हैं। फिर है मूल्यांकन के किस प्रकार के अंतर्गत कोई उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं होता, केवल उसका स्तर ऊंचा या नीचा हो सकता है, ये होता है पदस्थापन मूल्यांकन के अंतर्गत। इसके बाद कहता है 26 नंबर मूल्यांकन के मात्रात्मक तकनीकों के रूप में किसे शामिल किया जाता है? मूल्यांकन के मात्रात्मक तकनीकों के रूप में लिखित परीक्षा सही है, मौखिक परीक्षा ये भी सही है, व्यावहारिक परीक्षा भी सभी है, यानी कि ये सभी हो जाएगा ऑल। फिर कहता है 27 नंबर मूल्यांकन के गुणात्मक तकनीकी के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? मूल्यांकन के गुणात्मक तकनीकी संचित रिकॉर्ड ये होगा, प्रश्नावली का नहीं किया जाता है, अवलोकन का किया जाता है, साक्षात्कार का किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है? बहुआयामी होता है।
एकल आयामी नहीं, एकल आयामी नहीं होता है, संकीर्ण नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर हो जाएगा आपका बहुआयामी। ये सीटेट जुलाई 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। नहीं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। नहीं। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ये भी नहीं। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। यही इसका विद्यालय आधारित आकलन में हो जाएगा। 30 नंबर कहता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यार्थी के किस प्रकार विकास में योगदान देता है। व्यक्तिगत योग्यताओं को विकास में योगदान देता है, सही है। सहयोगात्मक योग्यता को विकास में योगदान देता है, सही। यानी कि इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। इस सेटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्यालय आधारित आकलन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहु किफ़ायती होना चाहिए। नहीं। बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक और शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, सही है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। खराब अगर है तो उसको खराब ग्रेड मिलना चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ऐसा नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। 32 कहता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की कार्य नीतियों के अंतर्गत वैयक्तिक अधिगम के आकलन में किसे शामिल नहीं किया जाता है। किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो सर्वेक्षण को शामिल नहीं किया जाएगा। चित्रकारी को शामिल किया जाता है। शिल्प कार्य को शामिल किया जाता है। निबंध लेखन को शामिल किया जाता है। विद्यालय में निबंध लेखन होता है, शिल्प कार्य भी होता है, चित्रकारी भी होता है, सर्वेक्षण नहीं होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन की कार्य नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, यानी कि 3 गो सही है, 1 गो सही नहीं है। समूह अधिगम का आकलन परियोजनाओं की कार्य विधियों से किया जाता है, ये सही है। विवरणिका विद्यार्थियों के किसी क्षेत्र की प्रगति व उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। मौखिक परीक्षा आकलन की एक विश्वसनीय कार्यनीति है, ये सही नहीं है। रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग मूल्यांकन में आगे की कार्य योजना में सहायक होता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 34 विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता यह व्यापक तथा सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। यह व्यापक रूप से होता है, सतत मतलब लगातार चलते रहता है। इसका प्रमुख लक्ष्य शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम की ओर मुख करना, ये भी सही है। यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है, ये भी सही है। यानी कि इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 35 में कहता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यार्थी के किस प्रकार के विकास को अधिक महत्व देता है। सामाजिक विकास को अधिक महत्व देता है, भावनात्मक विकास को महत्व देता है, सही है। शारीरिक विकास को महत्व देता है, सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी। कहता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय में क्या होता है, सामाजिक उसका परिवेश मिलता है, यानी कि समाज में कैसे रहना चाहिए ये सीखता है। भावनात्मक यानी कि देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति क्या उसका कर्तव्य है, ये भी वो सीखता है। शारीरिक स्वस्थ के शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, इसके शरीर पर भी, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? व्यापक मतलब होता है बहुत बड़ा क्षेत्र, एरिया। एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन नहीं, ये व्यापक का मतलब नहीं है। छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, ये भी सही नहीं है। छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, यही सही है। विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यही होता है। छात्रों की याद करने की क्षमता का मूल्यांकन नहीं, ये भी नहीं। आज का आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर कहता है 37, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है? सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। सीखने के लिए आकलन के अवसरों की अधिकतमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बनना, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन करते हैं एक से ज़्यादा पक्ष का। 38 कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षा के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए नहीं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए नहीं। जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर किए जाने वाले गलतियों को सुधारना, ये भी नहीं। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है एवं सुधार किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर चॉइस, इसका आंसर हो जाएगा। 39, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर नहीं। सीखने को समुचित करने के लिए व्यापक स्केल पर नहीं। सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को सुधारा जाए, इस पर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 40 नंबर कहता है सेकेंड लास्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं? बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, अपेक्षाकृत अधिक कौशल वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना, शिक्षण सामग्री में समय के अनुरूप परिवर्तन करना, ऑल हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। 41 लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? यानी कि 3 गो उद्देश्य है, एक उद्देश्य नहीं है। कहता है याद करने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, नहीं, ये उद्देश्य है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, हाँ उद्देश्य है। अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, नहीं, ये नहीं होगा। डी बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल के विकास में सहायता करना, आंसर हो जाएगा इसका सी। अभी तक आप मेरे चैनल को RS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये सेट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें 3 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तीनों प्रश्न को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इस सेट को 2-4 बार बनाइएगा जिससे कि आपका वो तीनों प्रश्न बन जाए। थैंक यू।